हेलो मेरे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी घर पर अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण बहुकल्पी प्रश्न और इसके साथ कुछ क्वेश्चन वैसे हैं जो आपको हम बताएंगे आगे, जो हर साल पूछे जाते हैं पेपरों में 5-5 नंबर में। तो आइए पहले बहुकल्पी देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन प्रति कूलम, सेकंड ऑप्शन न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और डी है न्यूटन। तो जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ एप्सिलॉन नॉट बराबर न्यूटन स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, वो क्यू इंटू एम स्क्वायर। तो आप देख लिए, एन से क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है आपका। तो इससे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए दूसरा देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो बताइए मेरे स्टूडेंट, इसमें कौन सा हुआ। ऑप्शन ए मीटर प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति कूलम, या ऑप्शन सी जूल प्रति कूलम, या ऑप्शन डी कूलम प्रति न्यूटन। जल्दी बताइए। तो आइए, इसका ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम। तो आपने पढ़ा हुआ, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू, तो एफ का होता है न्यूटन, क्यू का होता है कूलम। अब देखिए स्टूडेंट, तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो देखिए ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, या ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कूलम। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आपका ऑप्शन होगा सही सी। आपने देखा होगा कहीं पर वोल्ट मीटर होगा, और यह देखिए 5 बराबर ये, तो यहाँ क्या हुआ है न्यूटन प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कहीं ये होगा और कहीं ये होगा, तो आपको ये दोनों कहीं देखें तो आपसे जौन सा आपको सही लगे वही टिक कर देना है। इसमें सही है वोल्ट इंटू मीटर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक होता है। ऑप्शन ए 2 × 10⁻⁻20, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻−18, और ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻−19, ऑप्शन डी 8.85 × 10⁻−12। जल्दी बताइए इसमें कौन सा ही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि जब किसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो उसमें 1.6 × 10⁻19 का गुणा करना होता है, और जूल में बदलने के लिए भाग करना होता है। तो इसीलिए आपका भी ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है पांचवा क्वेश्चन, वैद्युत विभव का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वोल्ट इंटू मीटर। जल्दी बताइए। वैद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट। आपका ऑप्शन सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संधारित्रों में प्रयोग किया जाने वाला परावैद्युत पदार्थ है। तो देखिए, हम इसमें मोम का प्रयोग भी करते हैं, काई का भी प्रयोग करते हैं, अभ्रक का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी।
अगर आपने ये इतना तैयार कर लिया ना तो आपको 25 नंबर तो पूरे पक्के हो ही जाएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ऑप्शन ए ओम इंटू मीटर, ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी ओम प्रति मीटर स्क्वायर या ऑप्शन डी एम्पियर। जल्दी बताइए कौन सही होगा। तो स्टूडेंट आपका सही होगा ऑप्शन ए ओम इंटू मीटर, क्योंकि ये होता है धारा का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक तार की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 8, एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। जल्दी बताइए स्टूडेंट। ए आर डैश, बी R/2, ऑप्शन सी 4R, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आर डैश बराबर यानी नया प्रतिरोध बराबर एन का स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। तो यहाँ पर एन क्या है? एन है जिसकी में लंबाई है, जितनी गुनी करोगे उतनी यहाँ पर रखोगे। अब इसकी लंबाई की है 2 गुनी, तो आर डैश बराबर तो 2 का वर्ग कोष्टक में r बराबर 4R। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो जल्दी बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन ए वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी प्रतिरोधकता, ऑप्शन डी चालकता। जल्दी बताइए। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। तो देखिए स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी आवेश संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कमेंट में स्टूडेंट कौन सा वाला हुआ। तो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, और दूसरा वाला पूछे तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी वेबर, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ डी होगा वेबर मीटर। जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आपका ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर चाल V से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कौन सा होगा? अब आपको ये बताना है बल कौन सा होगा। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए Q इंटू V इंटू B, या ऑप्शन नंबर बी Q V अपॉन V, ऑप्शन नंबर सी M अपॉन Q इंटू V, या डी 0। जल्दी बताइए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सही होगा 0। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और उसी के समांतर कोई जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति से चल रहा है, तो इनके बीच में कोण होगा 0। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ F बराबर QVV साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान 90 का मान 0, साइन थीटा बराबर 0, तो साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो इसीलिए यहाँ पर 0 आएगा।
और कहता लंबवत, ये समांतर ना कह के चुंबकीय क्षेत्र ये है और इसके लंबवत गति कर रहा है, तो होता हमारा QV इंटू V। ठीक है स्टूडेंट, आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जल्दी बताइए स्टूडेंट कौन सा सही होगा। तो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो हम ऑप्शन आएंगे ये सभी। तो हमारे यहाँ ऑप्शन हो गया ये सभी सही है। अब देखिए 14वां, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी आवेश संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण। तो जल्दी बताइए स्टूडेंट। तो इसका आपका हुआ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है लेंज का नियम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अन्योन प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना। अन्योन प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी हेनरी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जल्दी बताइए स्टूडेंट कौन सा होगा। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्होंने ये सभी देखा तो यहीं पर टिक कर देंगे, टिक कर दिया आगे गए, लेकिन यही नहीं होगा। ऐसा ही मात्रक अन्य प्रेरक का होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1/रूट में म्यू नॉट अपॉन वो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी वेबर इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर सी फैराडे, ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकंड। जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ सी स्क्वायर बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब सी का मान क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर स्क्वायर इधर जाएगा तो उधर हो जाएगा सी बराबर 1/रूट में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सी का मान होगा तो वही इसका होगा। और जो प्रकाश की चाल होती है सी, तो प्रकाश की चाल का मात्रक होगा वही इसका होगा। तो प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो इसका भी होगा मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया इसका मात्रक इसका मान होता है जब ये सी के प्रकाश की चाल के बराबर है, तो प्रकाश की चाल और उसकी चाल बराबर होगी ना, वो इसका मान और उसका मान बराबर होगा, तो इसका मान भी होगा डी। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही आपका ऑप्शन नंबर सही है। आइए देखते हैं आगे। अब 18 में क्या कह रहा है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए परावैगनी तरंगें, ऑप्शन नंबर बी गामा तरंगें, ऑप्शन नंबर सी दृश्य तरंगें, ऑप्शन नंबर डी रेडियो तरंगें। जल्दी बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट।
तो देखिए इसका ऑप्शन होगा डी सही। गामा कैडे होती हैं वो अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। आइए ऑप्शन नंबर 19 पर, वो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपवर्तित रहता है? जल्दी बताइए कमेंट में आप उत्तर। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी आयाम, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी तरंगदैर्घ्य। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा आवृत्ति। रंग बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, आयाम बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी जब कोई प्रकाश की चाल वायु से जल में प्रवेश करती है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 20, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए सी एच इंटू सी अपॉन लैम्बडा, ऑप्शन नंबर बी एच अपॉन सी इंटू लैम्बडा, ऑप्शन नंबर सी एच सी, ऑप्शन नंबर डी एच म्यू अपॉन रो। जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा आपका ए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा W बराबर एच अपॉन म्यू। अब म्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पर यही तो लिखा है एस सी अपॉन लैम्बडा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आइए एक के साथ देखते हैं। एक AMU के तुल्य ऊर्जा है। जल्दी बताइए इसका। ऑप्शन नंबर ए 119 ME वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 139 M इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 913 M इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 931 M इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, सो यहाँ डी होगा, डी 931 M इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए अब देखते हैं हम अपने जो हमारे आगे प्रश्न होते हैं। पहला क्वेश्चन है, शंट का प्रयोग क्यों किया जाता है तथा इसको प्रपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखिए। शंट का प्रयोग धारामापी को अमीटर बनाने में किया जाता है। शंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो शंट का प्रयोग धारामापी को अमीटर बनाने में किया जाता है तथा इसको प्रपथ में कैसे जोड़ा जाता है। इसको प्रपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे होता है गैल्वेनोमीटर, ये धारामापी है, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे शंट। यस, यहाँ से कोई धारा आ रही है, इधर जाएगी, इधर भी जाएगी। धारामापी को हमने अमीटर में बदलने के लिए इसमें शंट लगाते हैं, इसलिए शंट का प्रयोग धारामापी को अमीटर बनाने में किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। परपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर को किस क्रम में मापते हैं तथा क्यों? अब देखिए परपथ में आंसर 23। परपथ में
एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्टमीटर को मीटर को समांतर क्रम में मापते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, इसलिए धारा समान होती है तथा एमीटर धारा को मापता है, इसलिए इसे श्रेणी क्रम में मापते हैं। आइए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में इसलिए मापते हैं क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर वोल्टमीटर समांतर क्रम में इसलिए मापते हैं क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है तथा वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है। विभवांतर तो श्रेणी क्रम में एमीटर को मापते हैं क्योंकि वो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और एमीटर धारा को मापता है, इसीलिए एमीटर को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में वोल्टमीटर को मापते हैं क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, एम्पियर का प्रपत्ति नियम लिखिए। तो एम्पियर का प्रपत्ति नियम आप जानते हैं, किसी बंद, यहाँ पर देखिए, प्रपत्ति नियम किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रेखीय समाकलन के द्वारा घिरी कुल धारा μ0 गुना होती है। तो एम्पियर का प्रपत्ति नियम का सूत्र होता है समाकलन VDL बराबर μ0I। ये आपका सूत्र होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 25, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। समांतर तथा समदूरस्थ रेखाओं के द्वारा बने क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ ये रेखाएं हैं, यहाँ ये रेखाएं हैं और ये समान दूरी पर हैं, समान लंबाई की हैं। ये देखिए लंबाई समान है, वो चित्र में इधर उधर हो जाता है। समांतर तथा समदूरस्थ रेखाओं के द्वारा बने क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, वो होती है प्रणालिका। प्रणालिका भी तो ऐसी होती है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक है, एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजी जाती है और एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तो सिद्ध कीजिए R बराबर रोड में R1 इंटू R2। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। आंतरिक प्रतिरोध दोनों का समान है तो ऊष्मा का सूत्र होता है H1 बराबर H2। तो H बराबर I स्क्वायर RT, सॉरी ये होता है RT। H बराबर I स्क्वायर RT यहाँ पर रखेंगे तो I1 स्क्वायर RT बराबर I2 स्क्वायर R2T। अब दोनों का ताप समान है तो T से T कट जाएगी। आपने चैप्टर 5 में सूत्र पढ़ा होगा टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल में संबंध, तो वहाँ पर निकला है I बराबर E/R प्लस R। यहाँ पर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो E स्क्वायर अपॉन R प्लस R का स्क्वायर बराबर E स्क्वायर बट्टे R1 R2 प्लस R का होल वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर R2, यहाँ पर R1। अब देखिए E2 कट गए। अब R1 अपॉन R1 प्लस R का होल वर्ग बराबर R2 बराबर R1 प्लस R का होल वर्ग। यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 है, R2 प्लस R का होल वर्ग बराबर R2 कोष्टक में R1 प्लस R का होल वर्ग, ठीक है। तो आइए
यहाँ पर होल वर्ग खोलते हैं। R1 तो R2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2R बराबर R2 का वो अभी R2 इधर लिखेंगे और इसका होल वर्ग खोलेंगे तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2R1 यहाँ पर सूत्र लगा है a प्लस बी का होल वर्ग होता है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। तो इसका अंदर गुणा करते हैं R1 R2 का वर्ग प्लस R1 R का वर्ग प्लस 2R1 R2 बराबर R2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 अब देखिए ये इधर समान है, ये भी समान है। अब देखिए हम इसमें से कॉमन लेंगे, इधर R1 कॉमन है, इधर भी R1 कॉमन है, सॉरी R1 2R2 2R2 R1 अच्छा देखिए हम इधर से R1 ये सभी इधर लेकर आ रहे हैं R1 R2 का स्क्वायर प्लस R1 R का स्क्वायर बराबर वो माइनस R2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 R का स्क्वायर। अब देखिए हम ये इधर रखेंगे, ये दोनों पक्षांतर कर देंगे तो R1 R स्क्वायर माइनस R2 R स्क्वायर बराबर R2 R1 स्क्वायर माइनस R1 R2 स्क्वायर। देखिए हमने पहले सब इधर पक्षांतर किए, फिर हमने R स्क्वायर वाले एक तरफ और R1 R2 वाला एक तरफ। अब इसमें देखिए R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर कॉमन लिया तो R1 माइनस R2। अब इधर देखिए इसमें से R1 कॉमन लेंगे और इसमें से R1 R2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर R1 R2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा R1 माइनस, यहाँ पर R1 ले लिया तो घात से एक घात कम हो जाएगी तो यहाँ पर बचेगा R2। तो यहाँ से R1 माइनस R2 कट जाएंगे तो R स्क्वायर बराबर R1 इंटू R2, यहाँ से R से स्क्वायर हटाएंगे तो R बराबर रूट में R1 R2 हमारा सॉल्व हो चुका है। तो देखिए हमसे यही तो पूछ रहा था कि एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, तो हमने क्या कहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध आ रही है और R1 में कुछ धारा भेजी जाती है और R2 प्रतिरोध में कुछ धारा भेजी जाती है। तो हमने उसी प्रकार लिया है, I का हमने सूत्र लगाया है, इससे हमने E स्क्वायर C स्क्वायर काट दिया है, R1 इधर R2 इधर क्रॉस मल्टीपल कर ली है, फिर उसका होल वर्ग खोला है, फिर उसमें R1 का इधर से गुणा करा है और R2 का इधर से करा है। फिर हमने 2R1 R2 का इधर से काट दिए क्योंकि ये बराबर हैं। फिर हमने R स्क्वायर वाले एक तरफ और बिना R स्क्वायर वाले एक तरफ किए हैं, तो वैसे हमने किए हैं। फिर इधर से यहाँ पर R1 R2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर R1 के दो आते हैं तो यहाँ R1 रह जाएगा और यहाँ पर R2 के दो आते हैं तो R2 रह जाएगा। इधर से हमने R स्क्वायर कॉमन ले लिया तो R1 माइनस R2 बराबर R1 इंटू R2 इन कोष्टक R1 माइनस R2। तो यहाँ पर इससे हमने काट दिया तो हमारा ये सिद्ध हो चुका है
तो यही हमसे सिद्ध करवा रहा था। तो हमारा हो गया है पूरा क्लियर। आइए देखते हैं। बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो आपने देखा होगा बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। डेल्टा वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखिए ये सूक्ष्म खंड है डेल्टा एल, इससे आर इस पे पी बिंदु है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आर दूरी पर। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है डेल्टा वी समानुपाती होता है आई की धारा के। इसमें आई धारा बह रही है। डेल्टा वी समानुपाती होता है सूक्ष्म खंड की लंबाई के, और जो ये समानुपाती होता है इसकी ज्या के समानुपाती साइन थीटा, और इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा वी जो व्युत्क्रम 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4 देकर इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा निकल कर यही आ जाएगा। यही है बायो सेवर्ट का नियम। आइए क्वेश्चन देखते हैं नंबर 28, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब देखिए ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया है चैप्टर नंबर 4। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप वीडियो में देख लेना, पूरा डेरिवेशन है। I बराबर NAVDE ये सूत्र होता है, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं तथा इनके गुण लिखिए। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं तथा इनके गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती हैं। अब इन्हें गुण देखिए, ये सदैव एन से एस, ये है चुंबक, इधर एन से रहा इधर एस है, तो ये बंद वक्र बनाती हुई एन से एस, एन ध्रुव से एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं, वो होती हैं बाहर से। दूसरा है ये एन है, ये एस है, ये चुंबक है, अंदर से ये एस से एन की तरफ होती हैं, अंदर से एस से एन की तरफ। नंबर 3, ये बंद वक्र बनाती हैं, वक्र बनाती हैं। नंबर 4, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, अगर काटेंगी तो एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं
खींची जाएंगी। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर काटेंगी तो एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो दो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शन करेंगी। ऐसा असंभव है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये हर समय समांतर रहती हैं। तो ये आपके हो गए 4 गुण। अब क्वेश्चन नंबर आपका रह गया है लास्ट 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है, यहाँ पर हेडिंग लाएंगे किरचॉफ का प्रथम। तो यहाँ पर लिखेंगे परपथ संबंधी किरचॉफ के 2 नियम हैं। किरचॉफ के 2 नियम हैं। नंबर 1 फैराडे का प्रथम नियम, इसको कहते हैं धारा नियम। इसको कहते हैं संधि नियम। लिखेंगे इस नियमानुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए हमने आना यहाँ पर कोई यानी बस स्टैंड समझो। तो यहाँ से 3 कारें आएंगी, मान जितनी भी कारें आएंगी तो जाएंगी तो उसी रास्ते से ना। अब इधर से धारा आ रही है I1, इधर से आ रही है I2, इधर से जा रही है I3, इधर से आ रही है I4, इधर से जा रही है I5, इधर से आ रही है I6। अब देखिए यहाँ पर होंगे 6 धाराएं। अब किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि सभी धारा पर संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर 0। अब देखिए संधि पर आएंगे हैं I1, I2, I4 और I6। I1, I2, I4, I6। अब देखिए यहाँ पर जा रही हैं I5 और I2
अब यहाँ पर जो धारा जा रही है उन्हें माइनस चिन्ह लगेगा, क्योंकि वो जा रही हैं तो ये आ रही हैं। मैंने इधर प्लस लगाया है आपको बताने के लिए, नहीं तो मैं पहले माइनस कर देता। तो I6 आ रही है, I2 आ रही है, यानी हम लिख सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I6। यानी कि आने वाली धारा बराबर आने वाली धारा बराबर बराबर जाने वाली धारा ये होगा प्रथम नियम, यानी संधि पर जितनी भी धारा आएंगी उतनी ही जाएंगी, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आइए दूसरा नियम देखते हैं। किरचॉफ का दूसरी नियम क्या कहता है? देखिए, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर दूसरा नियम है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसे वोल्टेज नियम भी कहते हैं, इसे बंद पास का नियम भी कहते हैं। बंद पास का नियम उसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज नियम उसको बंद पास का नियम भी कहते हैं, इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इस नियम के अनुसार इस नियमानुसार देखिए, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग परिपथ में संगत प्रतिरोधों को गुणनफलों का योग परिपथ में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल के बराबर होता। यहाँ पर लिखना कुल वाली धारा कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होती है, यानी कि यहाँ पर है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यानी कि ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा नियम, इसे बंद पास का नियम भी कहते हैं, इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहते हैं। इस नियमानुसार किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा
तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग परिपथ में उत्पन्न कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये सूत्र है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे चैनल का नाम है RR ट्यूशन क्लासेस। सब्सक्राइब करें इसे और थैंक यू। ढेर सारा प्यार और पढ़ते रहिए अच्छे से। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।